हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई अपने सॉलिड स्टेट के आज हम लेक्चर नंबर 6 के साथ जुड़ चुके हैं। भाई इससे पहले आपको पता है कि हमारे पास में 5 लेक्चर्स यानी 5 लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है वो क्या है, और XRD एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, क्या बताता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा बहुत छोटा सा था, आपको पता ही है ना। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम एक्चुअल में एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होता है और साथ ही साथ ब्रैग्स इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो हम करने वाले हैं। अगर समय बचता है तो हम पाउडर मेथड को भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास में 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, NaCl, KCl और CaCl। इन तीनों को जानना, उसके बाद हो जाएगी हमारे पास यूनिट ओवर। ठीक है, तो 6वां लेक्चर हमारे पास मे बी अगर हम छोटे छोटे या तो एक लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे, अगर छोटे छोटे बनाते हैं तो 2 लेक्चर में, आज का और एक इसके बाद का। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था मैं आपको बता दूं, मिलर इंडाइसिस और वेज इंडाइसिस के बारे में हमने पढ़ा था ना। उसके बाद एक जो अगला टॉपिक था इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये करने वाले थे बट ये रह गया था बिकॉज ऑफ शायद लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से हम छोड़ दिए थे, रह गया था। बट इसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद XRD, फिर हम पढ़ेंगे अपना ब्रैग्स इक्वेशन। समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रखा है। ये कह रहा है सर इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होती है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल लैटिस है भाई, हमारे पास में कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस है लाइक दिस। बहुत सारे हमने बना रखे थे ना, ये भी कोई भी, इसको ले लो। चलिए, ये हमारे पास में कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब इनमें 2 प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस यानी D कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो जरा यहां पर आ जाइए, यहीं पर बात कर लेते हैं। सॉरी, ये ओके। क्या था इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जैसे कि हमने यहां पर हमने क्या किया था, एक इस तरह से क्यू बनाया था, एक हमने क्यू बनाया था कुछ इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू है, ये हमने क्यू बना रखा है। ठीक है, ये हमने एक क्यू बना रखा है। 2 एडजेसेंट और पैरेलल प्लेन, एक प्लेन ये हो गया मान लो, दूसरा हमारे पास पैरेलल प्लेन हमारे पास ये हो गया मान लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी, दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, अब एक्चुअल में ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम किस तरह से निकालेंगे तो जरा सुन लीजिए इधर। देखिए, अगर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो स्पेसिंग बोलो कोई दिक्कत नहीं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो हमारे पास में 3 तरह की चीजें हो सकती हैं हमारे पास यहाँ पर। भाई 3 तरह की चीजें क्या होती हैं, और यही 3 तरह की चीजें हमसे पूछी जाती हैं। हो सकता है सर हम जिस 2 फेस के बीच की जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उनके जो लेटिस पैरामीटर्स हैं A, B और C, आपको पता है एक्स एक्सिस में जो उसकी लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे, Y वाले में B बोलेंगे और Z वाले में C बोलेंगे। पहले ही बता चुका हूं इसलिए वापस से नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर जा रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि A, B और C जो हमारे पास एक्सियल लेंथ है उनमें से कोई भी बराबर ना हो। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारे पास हो सकता है कि 2 लेंथ बराबर हो और एक हमारे पास बराबर ना हो, यह कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जो तीनों के तीनों एक्सियल लेंथ है वो तीनों की तीनों एक्सियल लेंथ क्या हो, बराबर हो। अगर आपको पता हो तो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम में सारी की सारी चीजों को जाना था भाई। हमारे पास में जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, पहले 3 की बात कर रहे हैं, हो सकता है तीनों लेंथ बराबर है तो उसे हम क्यूबिक सिस्टम बोलेंगे। 2 लेंथ बराबर है, एक बराबर नहीं है, टेट्रागोनल, और तीनों ही अलग अलग है तो उसे ऑर्थोरोम्बिक कहेंगे। तो मतलब आपको क्वेश्चन में भी इन्हीं नाम से बोला जाता है भाई। अगर हम आपसे कहें
तीनों लेंथ बराबर है तो किसके लिए बात कर रहा है वो? क्यूबिक सिस्टम के लिए बात कर रहा है, राइट। अगर दो लेंथ बराबर है एक अलग है तो किसके लिए बात करेगा? वो टेट्रागोनल के लिए बात करेगा, ठीक है। और अगर तीनों ही अलग अलग हैं तो किसके लिए बात करेगा? ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए बात करेगा। तो तीनों के लिए अलग अलग अगर हमें निकालना हो क्या इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो हम किस तरह से निकालेंगे जरा सुन लीजिए। देखो भाई, अगर तीनों के लिए अलग अलग दे रखा ना, तो आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना कि कोई हमारे पास में कोई भी डेरिवेशन नहीं है यहाँ पर, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1/d², ठीक है। तो 1/d², यहाँ पर हम बात करते हैं h² प्लस k² प्लस l² ये हमारे पास में एक फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर आपको पता होना चाहिए h k l जो है ये कौन होते हैं हमारे पास? ये मिलर इंडाइसिस होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने जाना था मिलर इंडाइसिस के बारे में, राइट। तो h k l तो मिलर इंडाइसिस हो गए, और जो हमारे पास a b c है ये हमारे पास क्या होती है? ये होते हैं हमारे पास एक्सियल लेंथ, ये एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है। जो x एक्सिस पर लेंथ की बात करेंगे तो वो a होगा, y पर b और c पर z पर c होगा। इसी तरह से जो हमारे पास मिलर इंडाइसिस होते हैं, x डायरेक्शन के लिए h, y के लिए k और z के लिए l होता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर तीनों लेंथ हमारे पास अलग अलग हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर मान लीजिए दो लेंथ बराबर हो तो हम कैसे लिखेंगे? सर 1/d² बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h² प्लस फिर क्या है हमारे पास? k² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? l²/c², यही है। अभी अगर दो लेंथ बराबर है तो a b को मैं a ही मान लेता हूं, तो b² की जगह क्या कर सकते हैं? सिंपली a² लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास 1/d² बराबर h² प्लस k²/a², क्योंकि दोनों का कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? a² ले सकते हैं ना, दोनों की लेंथ बराबर है, प्लस यहाँ से हो जाएगा l²/c²। भाई ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। हमारा मेन फोकस वहां पर रहेगा, कहाँ पर? ब्रैग्स इक्वेशन पर। यहाँ हम बात करें क्यूबिक में, सर यहाँ तो तीनों ही लेंथ बराबर होंगी, तो 1/d² बराबर कितना हो जाएगा? जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो तीनों को a के बराबर ले सकता हूँ, और a के बराबर ले लूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? h² प्लस k² प्लस l²/a²। यहाँ से मैं अगर मैं रिवर्स कर दूं इसको, यहाँ से रिवर्स कर दूं तो क्या इतना हो जाएगा? d² = a²/h² प्लस k² प्लस l², ये हो जाएगा। अगर यहां से भी आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a/h² प्लस k² प्लस l² का रूट। तो ये हमारे पास क्यूबिक सिस्टम के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा यूज यही होता है, यही पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है जो मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन का पहले एक फॉर्मूला समझो। अगर आपके पास में डी दे रखा है कोई भी, के क्या होता है? एच के एल, यही होता है ना। अगर वहां पर एन एच एन के एन एल के बारे में पूछा हो और आपके पास में डी एच के एल इनके लिए होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है? तो एन से डिवाइड कर दीजिए, बस यही रिलेशन होता है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास में D111, इसका जो आंसर है मान लीजिए कुछ भी, मैंने मान लो √3 है, कितना है? √3, और आपसे पूछा है D444, इसके लिए वैल्यू क्या होगी? इसके लिए वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। तो अगर मुझे D444 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे D111 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो जो n की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो बस। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? √3 / 4। ये आपको फाइनल बताना था, बस इतने में हो जाता है। तो समय का थोड़ा सा अभाव होते हुए हम थोड़ा सा जल्दी से आपको लेक्चर्स को डिलीवर करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। एक बार फिर से बता देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सर हम ये कहना चाह रहे हैं हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात करनी है। तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं। अब इनकी अगर एक्सियल लेंथ अलग अलग है तो फॉर्मूला ये लगाना है।
दो की सेम होगी तो ये लगाना है, और तीनों की सेम है तो फिर ये करना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम करते हैं भाई, जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। अगर आप अपने सिलेबस को देखो तो अगला हमारे पास यही है, एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। एक्स रे डिफ्रैक्शन, XRD भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना भी। बहुत बार एक्स रे डिफ्रैक्शन नहीं लिखता है, वो XRD लिख देता है। तो XRD का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता सर XRD वर्ड आया कहाँ से है, और XRD एक्चुअल में करता क्या है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ें मैंने टाइम कम होते हुए लिख ली थी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है हमें चीज़ों को समझने में जाना चाहिए, लिखने में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानता है। इसलिए मैं थोड़ा सा कम भी लिखता हूँ, इस वजह से कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है सर आप थ्योरी नहीं लिखाते, लेकिन अभी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी भी लिखाऊँ ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर बन सकें। चलिए इधर देख लो, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो XRD यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए मेथड यूज्ड टू स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल। कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, उनके अरेंजमेंट को पता करने के लिए हमें XRD का यूज करना पड़ता है। सर यहाँ पर UV, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो, इन रेज का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये रेज हमारे किसी भी क्रिस्टल के प्लेन को या उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं उनके बारे में नहीं बता सकती। इसमें कौन सी रेज बताती है, केवल और केवल एक्सरे बताती हैं। तो एक्सरे हमारे पास इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमारे पास किसी भी क्रिस्टल में अगर एटम्स लगे हुए हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा उनको बताने में हेल्प करेंगी हमारी कौन सी, एक्सरे। तो एक्सरे की हेल्प से किसी भी क्रिस्टल में, उस प्लेन में, उस एटम्स का अरेंजमेंट को पता करने के लिए जो स्टडी की जाती है उसी को हम XRD कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। When X-ray fall on the crystal, जब किसी एक्सरे को क्रिस्टल पर डाला जाता है, दे आर स्कैटर्ड बाय द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो जो रेज होती हैं वो स्कैटर्ड यानी फैल जाती हैं उनमें जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न, और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डर में देती है जो हमारे लिए किसी भी क्रिस्टल प्लेन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात रही थी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना है, बट क्वेश्चन यहाँ से आना है। क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आना है, यहाँ से। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे होता है, किस तरह से स्कैटर्ड करता है, किस तरह से हम उसकी स्टडी कर पाएंगे, उस चीज को बताया था ब्रैग्स इक्वेशन ने। तो ये हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है। अब ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास क्या कहता है जरा ये सुन लीजिए भाई। ब्रैग्स इक्वेशन कहता है भाई, गिवन बाय WH ब्रैग एंड WL ब्रैग। देखो दो साइंटिस्ट थे अलग अलग, दोनों के नाम ही ब्रैग थे, मतलब एक का नाम था WH ब्रैग। WH ब्रैग मतलब हेनरी होता है ये हमारे पास, है ना। विलियम हेनरी ब्रैग होता है, एक विलियम लॉरेंस ब्रैग होता है। तो ये दो थे हमारे पास साइंटिस्ट, दोनों ने ब्रैग्स इक्वेशन को दिया था। इन्होंने कहा भाई ब्रैग्स इक्वेशन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय ए क्रिस्टल प्लेन। जैसे अभी हमने कहा भाई XRD में क्या होता है, जब हम किसी भी एक्स रेज को क्रिस्टल प्लेन पे डालते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब वो स्कैटर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, कौन सा तरीका होता है, तो वो सारी चीज को ब्रैग्स इक्वेशन ने निकाल कर दिया था। अब इनके अनुसार कैसे होता है जरा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ ताकि यहीं की यहीं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मेजर पोर्शन जो हमारा समझने का यही है आज के टॉपिक का। देखिए हम एक काम करते हैं, एक प्लेन लेते हैं, ठीक है। हमने एक प्लेन ले लिया, चलो यही ले लें, ठीक है, इधर ही ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, उसकी सरफेस है ये हमारे पास, है ना, इसकी एक सरफेस है। इसी तरह से उसके नीचे भी सरफेस होंगी, बिल्कुल, और भी नीचे भी सरफेस होंगी, बिल्कुल होंगी, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर हमारे पास सरफेस है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेज को लेता हूँ, मेरे पास एक्सरे है जो मैं इस प्लेन पर डालता हूँ। मान लो इस वाली जगह पर मैं कोई रेज डालने वाला हूँ, मैं कोई रे डालने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कोई मैंने एक एक्सरे ली और एक्सरे यहाँ डाली, तो आपको एक चीज पता होगा, अगर मैंने एक्सरे यहाँ डाली है तो जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी,
उम्मीद करते हैं इतनी बात तो समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी रे आई है ना, ये रे इधर से आई है, एंगल मतलब आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल है हमारे पास, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, एंगल आई जो होगा, एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा एंगल आर के, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि रे इस तरह से आ रही है हमारे पास और इस तरह से रे जा रही है हमारे पास, ठीक है। मैंने ऊपर वाले प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कराया तो इधर से आके टकराई। दोबारा से सुनो, हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, लाइक ये, यही मान लो हमारे पास कोई भी लाइट है, वो यहाँ आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद इधर से चली जाएगी, यानी प्लेन पे टकरा रही है, टकराने के बाद उधर जा रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है, कहने का मतलब ये है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कहने का मतलब ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने जो किया है हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी रे आई, टकराई और टकराने के बाद इधर जाके निकल गई। अब इसी तरह से इसको मैंने बोल दिया कि सर ये जो मेरे पास में है ये फर्स्ट रे है, रे फर्स्ट। अब मैं एक दूसरे रे को लेता हूं या फिर उसी रे को लेता हूं और उसको जब मैं इस वाले प्लेन से ना होगा नीचे वाले प्लेन से टकरा के बाहर निकालता हूं, तो मान लीजिए दूसरी रे आती है मेरे पास, रे सेकंड, दूसरी रे मेरे पास आती है, ठीक है, यहां से आई और ये जाके टकराई यहां पर, बिल्कुल पैरेलल प्लेन में आए, ठीक है, ये आई। तो ये टकराने के बाद किधर निकल जाएगी भाई, जाहिर सी बात है सर ये इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी। अब वहीं पर हम वही चीज कहना चाह रहे हैं, सर जितना एंगल जैसे इसका था वैसा उतना ही इसका होगा, सेम एंगल के साथ ये भी जाएगी। अब बात क्या है, अब देखो ध्यान से सुनो, हमको मेनली हमारा काम ये होता है, जैसे मैंने एक रे छोड़ी और एक रे यहाँ टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वैसे दूसरी रे नीचे वाले प्लेन पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो इन दोनों में, इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस का मतलब एक्स्ट्रा कितना चली है, कोई भी रेज है एक्स्ट्रा कितना चली है। अगर हमको ये पता करना हो कितना एक्स्ट्रा चली, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर ना, यहां पर 90 डिग्री का एंगल डाल दो, कितने का डाल दो, 90 डिग्री का एंगल। जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए ये एक एंगल डाला 90 डिग्री, इसको मैंने 90 डिग्री डाल दिया, इसी तरह से यहां पर मैंने 90 डिग्री डाल दिया। अब आप एक चीज देखना, अब आप एक चीज क्या देखोगे भाई, जैसे मान लीजिए ये वाले पॉइंट को ना मैंने मान लिया O, दिस इज O, मैंने नाम दे दिया O, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कैन यू सी, अल्ट्रा दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया ये O है, ठीक है, ये O है मेरे पास, इसको मैंने A बोल दिया है, इसको मैंने B बोल दिया है और इसको मैंने C बोल दिया, बस इतना ही काम आपको करना है। अब यहां से एक चीज देखो, रे 1 और रे 2 अगर हम कंस्ट्रक्टिव वेव लेते हैं, यहां पर आगे पॉइंट पे लिखेंगे, इफ रे 1 फर्स्ट एंड रे 2 आर या हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जैसे रे 1 है ऐसे जा रही है ना, रे 1 कहां जा रही है, ये रे 1 है मेरे पास, रे फर्स्ट है, तो रे जो सेकंड है, जो मेरे पास रे सेकंड होगी वो भी इसी के ऊपर ऐसे ही जाए, रे सेकंड भी मेरे पास ऐसे ही जाए। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तहत हमको देखना है कि ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास क्या कहती है, जरा सुनिए इधर। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम ये देखना चाह रहे हैं सर पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्या जानना हमको, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन रे फर्स्ट एंड रे सेकंड, सेकंड और फर्स्ट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे सर पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस जो होगा
हम कहेंगे पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी रहेगी बिल्कुल सेम। अगर जितना रे 1 आ रहा है यहां के टकरा है, रे 2 आ रहा है यहां के टकरा है, तो ये तो डिस्टेंस बराबर रही। यहां से इधर रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी डिस्टेंस बराबर हुई। केवल ए से बी और बी से सी, रे 2 की बात कर रहा हूं, ए से बी और बी से सी, अगर हम हटा दें तो दोनों की जो दूरी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो बराबर होगी। मतलब मैं ये बोलूंगा रे सेकंड जो है रे फर्स्ट से कितना ज्यादा ट्रेवल करिए नीचे तक जाने में, तो हम कहेंगे सर ए से बी और बी से सी को अगर आप जोड़ दोगे तो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं सर ए बी प्लस बी सी को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास पाथ डिफरेंस निकल आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज क्या ध्यान रखनी सर, कोई भी वेव हमारे पास चलती है, कोई भी वेव, तो उनके दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। लैम्बडा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर लैम्बडा। जब ये वेव इस तरह से आ रही होगी, चलो हम इसी में बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ये वेव है हमारे पास, चलिए भाई, जैसे वेव है हमारे पास कुछ इस तरह से ऐसे आ रही है ना, ऐसे निकलेगी, इसी तरह से इसमें भी ऐसे निकल के जाएगी। तो वेव जब यहां से यहां तक आएगी और यहां से यहां तक आएगी, तो इनमें एक्स्ट्रा वेवलेंथ आएंगी ना कुछ। अब वो कितनी एक्स्ट्रा वेवलेंथ होंगी, मैंने बोला भाई पाथ डिफरेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा, जिसमें हमारे पास वेव किसकी टर्म में चलेगी, लैम्बडा। अब लैम्बडा कितने होंगे, तो मैंने सर कंस्ट्रक्टिव वेव में एन लैम्बडा कर दिया। कितना कर दिया, एन लैम्बडा के बराबर उसको रख दिया। अब यहाँ पर जो एन है वो आपका 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, एन लैम्बडा के बराबर हो जाएगा, जो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। अब समस्या ये सर ए बी के बीच कितना डिस्टेंस है और बी सी के बीच कितना डिफरेंस है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जरा सुन लीजिए। हम यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी की बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ओ ए बी की बात करते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज पता है सर, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको पता ही है। एक साइड ही दिखा देते हैं, आप समझ लेना, क्योंकि छोटा है तो ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल। अब अगर यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, यहां से अगर ओ ए बी में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, किसकी, साइन थीटा। देखो साइन थीटा से आसान होता है हमारे पास। आपने अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं तो आपने पढ़ा होता है, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो छोटी छोटी क्लासेस में आता है, 9th 10th 11th 12th में भी पूछा जाता है, ग्रेजुएशन में भी आता है। आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, अगर आपने हमारी क्लासेस करी होंगी तो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कराया था, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया था। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कोसेक थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कुछ भी हो, तो वहां से निकालने के लिए एक ट्रिक आपने पढ़ी होती है, लाल बट्टे कक्का, ऐसा होता ना, हिंदी माध्यम वालों ने पढ़ा होता है लाल बट्टे कक्का, या फिर इंग्लिश वालों ने पढ़ा होता है PAP अपॉन HHA, यही होता है ना, मतलब क्या होता है, हाँ PAP PBP अपॉन HHB, ऐसा होता ना, पापा बियर पीऊंगा, हाँ बेटा, ऐसा कुछ ट्रिक थी, वो मुझे याद नहीं रहा क्या बताया था मैंने। बट हाँ, कुल मिलाकर अगर आप साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा में ये होता है, अगर हिंदी में बात करें तो लंबवट्टे कर्ण उसको बोलते हैं, लंबवट्टे कर्ण। और जो भी इंग्लिश में उसको आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बोला जाता है। अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, ये मेरे पास में बेस हो गया, ये जो पिंक कलर है ये मेरे पास बेस हो गया। अगर मैं साइन थीटा की यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास ए बी जो होगा इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू ओ से लेकर जो बी है, इसको हम बोलेंगे इसका कर्ण, मतलब इसको बोलेंगे इसका क्या, हाइपोटेनस।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं सीधा सीधा कर दूंगा सर ओ ए तो बेस हो गया, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी हमारे पास हो जाएगा। साथ ही साथ जानने वाली चीज एक ये भी हमारे पास, सर ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, इस तरह से ना। तो इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी। अभी इंटरप्लेनर स्पेसिंग जानी थी, कितना लिया था हमने, डी लिया था। तो ओ बी की वैल्यू तो हमारे पास डी हो जाएगी। तो हम यहां पर सर एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लेता हूं अगले वाले की, सर मैं अगर ट्राइंगल OBC की बात करता हूं, OBC की बात करता हूं, तो OBC में अगर मेरे को साइन थीटा निकालना हो, अगर OBC में मेरे को साइन थीटा निकालना हो, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, हाइपोटेनस हो जाएगा OB। तो ये हो जाएगा मेरे पास BC अपॉन OB, और OB तो हमको फिर से पता है, OB की वैल्यू तो फिर से D है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन D। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, अगर यहां से मैं निकालना चाहूं AB की वैल्यू, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर D इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा D साइन थीटा। ओके, यहां से निकालो भाई। अगर मैं BC की वैल्यू निकालना चाहूं तो BC बराबर में क्या होता है ना, D साइन थीटा हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, मेरे पास AB की वैल्यू आ गई, मेरे पास BC की वैल्यू आ गई। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, पाथ डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे भाई क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, वो n लैम्बडा के बराबर होता है। क्या था हमारे पास, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के बराबर कितना था, AB प्लस BC, ये हो जाएगा AB प्लस BC। तो यहाँ n लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी, D साइन थीटा, प्लस BC की वैल्यू ये भी D साइन थीटा। तो जब हम n लैम्बडा की बात करेंगे तो n लैम्बडा D साइन थीटा दोनों का क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा। तो ये हमारे पास होगी एक्चुअल में ब्रैग्स इक्वेशन, इसी को कहा जाता है ब्रैग्स इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको जो डेरिवेशन है छोटा सा, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन एक्चुअल में क्या बताता है। ठीक है, तो ब्रैग्स इक्वेशन क्लियर होगा आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें कि टाइम कितना हो रहा है जरा देख लें एक बार, आधा घंटा। चलिए यहाँ पर एक चीज जानो, एक्चुअल में एन क्या बताता हमारे पास, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। एन हमारा ये बताता, लैम्बडा आपको पता है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, इट्स ए वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये एक्सरे की वेवलेंथ को बताता है। इसके बाद में डी हमारे पास क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए कितने एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो ना, उसका ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वेवलेंथ आपको पता है उसकी, तो आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम करेंगे भी ना तो थोड़ा सा समय ज़्यादा चला जाएगा। हमारे पास तीन क्रिस्टल सिस्टम है, NaCl, KCl और CHCl, है ना। पाउडर मेथड को हम जानेंगे, उसके बाद उनका क्रिस्टल डिटर्मिनेशन करेंगे, तो एक लेक्चर और रहेगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट हो जाएगा हमारा समाप्त। फिर हम एक नई यूनिट के साथ, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक उम्मीद और रखना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। बस आपके शेयर पे ही हम टिके हैं। अगर आप करेंगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा, और आई होप अगर हमें अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
चले फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नई टॉपिक के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।